हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर हमने साइंस का स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वो हमने काफ़ी हद तक आधा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक आपको पढ़ा चुका था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। मैंने बताया था आपको कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो डिफरेंट टाइप्स की मैंने बताई थी कि डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उसी को हम एक एक करके पढ़ रहे थे। तो अब पढ़ते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड लाइट। हमारे पास क्या होगा, हमें ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और वहाँ से हमको मिलता है जब रिएक्शन में प्रोडक्शन लिख दिया, प्रोडक्ट मिलता है। तो फिर रिएक्टेंट से हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो हमारे पास सिंगल प्रेजेंट होता है और वो डिकम्पोज हो जाता है। इसको हम कहेंगे ये डिकम्पोज हो गया किससे, जब हमने इस पर अप्लाई करी हीट या फिर लाइट। हीट या लाइट के एप्लीकेशन से ये जो सिंगल रिएक्टेंट था वो डिकम्पोज हुआ और इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन से सिंगल जो रिएक्टेंट था हमारे पास वो डिकम्पोज हो गया। उसने क्या दिया हमको, 2 और मोर प्रोडक्ट्स दिए। तो इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोज। नाम से समझ में आ रहा। कॉम्बिनेशन में क्या था कि कंबाइन हो रहे थे। तो कंबाइन कौन होंगे, रिएक्टेंट, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो हमें क्या देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पे बात हो रही है डिकम्पोजिशन की। तो फिर डिकम्पोज में क्या होता है, एक तरीके से टूटना। तो सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूटा है 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस। अगर हमारा ये जो सिंगल रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जो चेंज हुआ है वो हीट के एप्लीकेशन से चेंज हुआ है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मोलाइसिस। अगर अप्लाई हमने हीट करी है तो ठीक है। इन केस लाइट होगी तो हम इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को क्या कह देंगे, फोटोलाइसिस या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। उसी तरीके से ऊपर हम इसे कह देंगे थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलाइसिस। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर तो हीट का बता दिया, लाइट का बता दिया। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी है और सिंगल रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आप देखिए, इसके थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हीट की बात थी, तो ये क्या, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिड। ये क्या है, मर्क्यूरिक एसिड ऑक्साइड हमने यहाँ पे लिया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि हमारा रेड कलर में है, ठीक है, जब हमने यहाँ पे हीट अप्लाई करी है, मतलब एक कैंडल इसके नीचे अगर हमने जला दिया, हीट अप्लाई करी, तो फिर मर्क्यूरिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होके हमको जो मरकरी मिलेगा वो बहुत कम अमाउंट का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं, ये हो जाता है हमारा थर्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हमें क्या मिल गया, मरकरी मिल जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है HgO। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा Hg और ऑक्सीजन निकल जाएगी।
तो हमें सिर्फ मरकरी मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जो कि क्या है H2O2, हमने एक सॉल्यूशन लिया है H2O2, जब हमने इस पर सनलाइट डाली, इसे लाइट के प्रेजेंस में रखा, बाहर धूप में ही रख दिया, तो वो डिकम्पोज हो गया और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पानी मिलेगा, H2O मिलेगा, और जो ऑक्सीजन होगी वो हमारी एवोपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इसे हम कहेंगे फोटोलाइसिस। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करी जाए, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें वाटर मिल जाएगा और ऑक्सीजन एवोपरेट हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो सेम इसका एग्जांपल हम इलेक्ट्रोलाइसिस में भी ले सकते हैं, बस यहाँ पे सन की जगह क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी। अगला हम पढ़ते हैं, ये था हमारा सेकेंड डिकम्पोजिशन का। अब हम थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A more reactive element displaces a less reactive element from its compound or solution। क्या कह रहा है कि a more reactive element displaces a less reactive element from its कंपाउंड और सॉल्यूशन। हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी कंपाउंड या किसी सॉल्यूशन से, किसी कंपाउंड या किसी सॉल्यूशन से, इस सॉल्यूशन में कंपाउंड कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो कह रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, उसकी जगह को डिस्प्लेस कर देगा। तो कह रहा है कि किसी कंपाउंड में या किसी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो इससे क्या कहते हैं हम, इसे कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, कौन कर रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कर रहा है। कैसे, कहाँ से, अपने कंपाउंड से या फिर कहेंगे सॉल्यूशन से। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ZnS प्लस CuSO4 एक्वस में प्रेजेंट है, तो हमें मिलेगा ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। क्या हुआ, ये था हमारे पास जिंक जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, ZnSO4। इसका मतलब जो ये जिंक है, जब ये दोनों हमारे एक सॉल्यूशन में बने, मतलब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ये क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर Zn ने जगह बना ली है सल्फेट के साथ, तो क्या हुआ है, Zn जो है वो जिंक जो है वो रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो इसने, जिंक ने कॉपर को क्या करा, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर कहाँ मिला, हमें अलग से मिल गया। तो यहाँ पे समझ में आई बात। एक एग्जांपल ये हो सकता है। दूसरा एग्जांपल आप लेंगे, कॉपर प्लस 2AgNO3 एक्वस CuNO3 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। कॉपर, जब हमने AgNO3 के एक सॉल्यूशन में हमने कॉपर का सॉलिड डाला, उसमें रिएक्ट करवाया, तो फिर इस कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया, क्या जगह बना ली, CuNO3 2। ठीक है, तो यहाँ पर Ag को किसने रिप्लेस किया है, Cu, कॉपर ने रिप्लेस कर दिया है। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव यहाँ पे कॉपर होगा एज़ कम्पेयर टू Ag। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, an exchange of ions between reactants take place to give new products। देखिए कितना सिंपल है लाइन, an exchange of ions between the reactants takes place to give new प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स थे,
जो भी हमारे रिएक्टेंट्स थे उनके बीच में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस एक्सचेंज होंगे किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, जो कि क्या देंगे, एक हमें नया प्रोडक्ट देंगे। जब रिएक्टेंट के आयंस एक्सचेंज होंगे तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। इसी को कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई कि कोई जब रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस एक्सचेंज होते हैं तो क्या देते हैं एक नया प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। एग्जांपल आप ले लीजिए, Al2SO4 थ्राइस एक्वस है प्लस 3CaOH ट्वाइस एक्वस, हमको दिया 2AlOH थ्राइस एक्वस प्लस 3CaSO4 सॉलिड। एल्यूमिनियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये Al2SO4 थ्राइस, यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, Al2 और SO4 एक साथ थे, एल्यूमिनियम सल्फेट एक साथ था, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग था, साथ में था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है, अब हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, एक नया प्रोडक्ट मिला जो कि एल्यूमिनियम किसके साथ है, हाइड्रोक्साइड के साथ है, OH के साथ है, और कैल्शियम हमारा सल्फेट के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनके बीच में आयंस एक्सचेंज हुए। किन किन के बीच में, इनके एल्यूमिनियम और इसके बीच में हमारे आयंस एक्सचेंज हो गए हैं। तो इससे हमें क्या मिला है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज हुए हैं, जिससे कि हमें मिला है एक नया प्रोडक्ट। तो आप एक एक एग्जाम्पल हर एक रिएक्शन से याद करेंगे जो कि आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, एन इनसॉल्यूबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब ऐसा कंपाउंड जो कि सॉल्यूबल नहीं होगा उसे क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेट, जो कि फॉर्म हो जाता है व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। चलिए लाइन लिखते हैं इसको, एन इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स, पूछा जाए कि भैया प्रेसिपिटेट क्या होता है तो क्या बोलेंगे कि इनसॉल्यूबल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इनसॉल्यूबल मतलब जो नहीं घुला और जो नहीं घुल सकता ऐसा कंपाउंड, उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, कब हो जाता है फॉर्म, व्हेन टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। देखिए कितना इसे, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है वो ऐसा कंपाउंड जो कि सॉल्यूबल नहीं है, जो कि नहीं घुलता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट कहाँ से आया, ये फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है, किसने किया है, कैसे हुआ है, जब दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब ये कंबाइन करके हमें क्या छोड़ देगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्रेसिपिटेट, फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा इनमें क्या था कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो हम कहेंगे व्हेन टू सॉल्यूशंस आर कंबाइंड, और ये सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंटेन करेंगे सॉल्यूबल सॉल्ट्स। इनमें क्या होगा, सॉल्यूबल सॉल्ट्स होंगी। सॉल्यूबल सॉल्ट का मतलब जो कि घुल रखी होंगी सॉल्ट। सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो अच्छे से घुल जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि कंटेन करते हैं सॉल्यूबल सॉल्ट्स को, जब उनको हम कंबाइन करेंगे तो हमें जो नया प्रोडक्ट, नया सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसमें यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट कैसा होगा, ये होगा इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल है तभी तो देखिए नीचे बैठा हुआ है जार में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, PbNO3 ट्वाइस एक्वस प्लस 2Ki एक्वस gives 2KNO3 aqueous plus PbI2 yellow। देखिए
यहाँ पर ये जो PbNO3 है ये एक आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्यूशन है, Ki जो है सॉल्युबल सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। जो ये हमारा एरो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरो बनता है इसका मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो है ये, ठीक है। और बेटा इसका कलर क्या होगा, वो है येलो, ओके। इस रिएक्शन में येलो, ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शंस में इसका कलर येलो ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड। क्या लिया है, AgNO3 aqueous प्लस KCl aqueous gives AgCl precipitate प्लस KNO3 aqueous। देखिए ये क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्युबल कंटेनिंग सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, जो कि फॉर्म हो जाएगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या होगा, AgCl, ये है इनसॉल्युबल सॉल्ट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, KNO3 एक एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कुछ। Redox reaction occurs when the oxidation states of the substrate change. The loss of electrons or an increase in the oxidation state of a chemical or its atom is referred to as oxidation. देखिए एक नॉर्मल सी मैं आपको बात बताती हूँ। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, एक नाम आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एक नाम आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट का। अब इनका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब कि कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या गेन कर देते हैं, लिखते हैं इसको, सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन होना ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन गेन होगा तो भाई हाइड्रोजन हमारी लूज होगी और इलेक्ट्रॉन भी लूज होंगे, इस बात को याद रखना। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में इसका उल्टा होगा। रिडक्शन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, गेन हुआ है हाइड्रोजन का, और सब्सटेंस ने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये क्या था, ये बता रहा था कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ठीक है, रिडक्शन में होता क्या है। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को, ठीक है, एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है और अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। दूसरों को तो क्या दे रहा होगा, ऑक्सीजन दे रहा होगा, और खुद क्या हो रहा होगा, अपने ऑक्सीजन को लूज कर रहा होगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होगा, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, सब्सटेंस that oxidizes
another substance and self gets reduced। और खुद क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। उसी तरीके से एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिड्यूस कर रहा है दूसरे सब्सटेंस को और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखिए, देखने में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही है, पर समझा आपने कितना आसान था। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन हमारा गेन हो रहा था, बाकी चीज़ें क्या थी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूज़ हो रहे थे। रिडक्शन में हमारा जो ऑक्सीजन है वो लूज़ होगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। अ रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सबस्ट्रेट चेंज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ केमिकल और इट्स एटम इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसके में आप ये सारा चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। चलो आपको एग्जांपल में लीजिए। देखिए, FeS प्लस CuSO4 एक्वस, जो कि कैसा है, कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, और आयरन सल्फेट हमको मिला प्रोडक्ट में जो कि है ग्रीन कलर का, और हमको अलग से क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिल जाएगा कॉपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो आयरन जो आयरन है, जो Fe है, वो हमारा वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ होगा कि उसने गेन की होगी ऑक्सीजन और लूज़ क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को, और लूज़ क्या किया होगा, हाइड्रोजन को। तो उसने क्या किया है, Fe2 प्लस ऑक्सीजन क्या हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई है, वो गेन हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूज़ हुए हैं। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये खुद को एक तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये है क्या, ये हो क्या रही है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन। और वैसे Fe क्या होगा, Fe होगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोल देंगे। उसी तरीके से Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cus। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के पास रिएक्टेंट में टू ऑक्सीजन थी, तो वो क्या हुई, वो हमारी लूज़ हो गई प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे जब लूज़ होती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं कि ये रिएक्शन कैसी होगी, ये होगी रिडक्शन की। पर कॉपर जो कि खुद को रिड्यूस कर रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो भाई खुद को, मतलब काफ़ी बच्चे ना रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उल्टा लिख देते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखना, उल्टा वहाँ पे नहीं लिख के आना। अच्छे से समझो कि जो खुद को रिड्यूस करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। चलिए एक पढ़ लेते हैं एक और रिएक्शन के बारे में, 2 रिएक्शन एक साथ ही पढ़ते हैं हम। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है और एक्सो का मतलब क्या है। एक्सो पढ़ेंगे सबसे पहले, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पे क्या है, हीट इवॉल्व होगी रिएक्शन के समय। ठीक है, रिएक्शन में जैसे कि AlFe2O3 गिव्स Al2O3 + Fe + हीट। यहाँ पे क्या है, हीट इवॉल्व हुई है, तो इसीलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती होगी।
तो इसीलिए क्या कह देते हैं इसे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होगी टू कैरी आउट द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, पूरा करने के लिए हीट की ज़रूरत होगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6CO2 + 6H2O + सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का इन्होंने एग्जांपल लिया है, गिव C6H12O6 + O2। यहाँ पे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, वो हमारा हीट की रिक्वायरमेंट हुई है, लाइट और हीट की रिक्वायरमेंट हुई है, और जाके हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो पूरा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं, अब एक इसमें लिख लेते हैं पॉइंट, इसी में ही इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी वो कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होगी। मतलब उनमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी टू कैरी आउट रिएक्शन। ओके, चलिए थोड़ा सा और 2 टॉपिक और है, बहुत ईजी है, वो आपको वैसे भी डेली यूज़ में आपने पढ़ रखे होंगे, मतलब पता होगा। पहली चीज़ करोजन। करोजन से आपको पता है जर लगना, ठीक है। जब कोई भी मटेरियल डिट्रियोट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, या मतलब चलो थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं, ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन करके ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का जब डिटेरियोरेशन होता है, किसकी वजह से, ज़्यादातर मटेरियल जो है, ये मेटल की बात कर रहे हैं, कैसे होता है, बाय द एक्शन ऑफ, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, एयर में जो थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से, ठीक है, या फिर किसी केमिकल की वजह से जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में है। क्या है, केमिकल इन दी सराउंडिंग इन्वायरमेंट। देखिए ये जो है मैं लिख रही हूँ ना, आप कहोगे पूरा सर्कल कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रही है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तब मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे दूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज़ से ही लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन जो होता है मटीरियल का, जो खास करके मेटल का, बाय दी एयर मॉइस्चर, जो कि हमारे मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, और जो केमिकल है कहाँ पर, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से क्या होता है, जड़ लग जाता है। देखा होगा ना कि अपने कूलर में जड़ लग जाता है, किसी भी लोहे में जड़ लग जाता है, उसी चीज़ को क्या कह देते हैं, करोजन। चलिए, रस्टिंग क्या होती है, देखिए इसमें ना आप थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा, 4FeS + 3O2 ठीक है। और एक और चीज़, चलिए मैं बता ही देती हूँ, 4FeS + 3O2 + H2O, ये क्या है, ये है मॉइस्चर। हमको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा 2Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, रस्ट मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है हम आपका मॉइस्चर। अब जो हमारे पास जो करोजन होके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो मटेरियल डिटोरेट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग मटेरियल कह देते हैं। जो मटेरियल डिटोरेट हुआ है, जिस पर करोजन हुआ है, तो हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है, रस्टिंग मटेरियल। अब एक चीज़ याद रखना, कॉपर, अगर बात कॉपर की करें, कॉपर की करते कि कॉपर में जब हमारा करोजन आता है तो उसको याद रखना कि जो प्रोडक्ट होता है वो आपको ग्रीन कलर का मिलेगा, ठीक है। कैसा मिल रहा है, ग्रीन कलर का। अगर सिल्वर में करोजन की बात करें तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, ठीक है। रेंसिडिटी और पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका, ख़त्म करते हैं फिर। इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड। देखते हो कोई भी खाना आपका होता है लंच में, अगर हम रात की सब्जी ले जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो एक बार को चल जाता है, पर अगर गर्मियों में आप लेकर जाते हो तो वो पूरा का पूरा अगर लेट तक अगर नहीं खा पाते हो तो वो सड़ जाता है। तो वो सड़ जाता है तो उसमें क्या हो रहा है, वो रेंसिड आपका खाना हो जाता है, फूड क्या हो जाएगा आपका, रेंसिड फूड उसको हम बोलते हैं। मतलब
कि जो आपका इसमें फ़ैट और ऑयल, इस फूड में जो फ़ैट या फिर ऑयल हमारा प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन वो गेन कर लेगा और हाइड्रोजन लूज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो इससे क्या होगा कि वो रैंसिड फूड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, उल्टा होता है। कुल मिला के इसमें हमें ये नहीं पढ़ना। खैर, फैट और ऑयल क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और इससे क्या है कि हमें जो स्मेल मिलती है वो कैसी होती है, फॉर स्मेल होती है, टेस्ट हमारा बैड हो जाता है और फूड कैसा हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम ऐसा खाना खाएंगे तो स्टमक में इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर हमने ऐसा खाना खाया तो इसको अगर हमें बचाना है, ऐसे इस कंडीशन से हमें बचना है, तो हम क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, वो क्या है। खाने को हमें फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठीक है। और क्या है, ऑक्सीडेंट उसमें डालना है, प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं, एंटी ऑक्सीडेंट डालना है, उसमें ऐड करना है, ठीक है। और पैकिंग जो करनी है वो उसको नाइट्रोजन से करेंगे। जो भी हमारे चिप्स वगैरह होते हैं वो रैंसिड क्यों नहीं होते, क्योंकि वो नाइट्रोजन से पैक होते हैं। और दूसरी एक और लास्ट चीज़ है, फोर्थ वन इज़, उसको हमें एयर टाइट कंटेनर में डालना होता है। एयर टाइट कंटेनर में, अब देखते हो कि कोई भी अगर आपका चिप्स वगैरह का पैकेट होता है वो आपका एकदम टाइटली सील होता है, पर अगर वो कहीं से आपका फट जाता है तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है वो लीक कर जाती है, तो उससे जो हमारा ये होता है अंदर के चिप्स वगैरह वो सील जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इससे हमें बचने के लिए हमें जो कंटेनर है वो एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर हो गया यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट होता है फर्दर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच।